फिर एक और मैराथन क्लास अर्थात वन शॉट वीडियो के साथ आज हम चैप्टर नंबर 13 एमीन स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश हो जाए और कम्प्लीटली एक ही वीडियो के अंदर अपना इसका पूर्ण रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 एमीन। एमीन एक नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। चैप्टर 13 एमीन। अब देखो बात करें कि एमीन, तो एमीन पढ़ने से पहले हम बात करते हैं अमोनिया की। आप सभी ने अमोनिया का नाम सुना होगा। अमोनिया को हम बोलते हैं NH3। क्या लिखा है मैंने? NH3। अब देखो एमीन एक क्रियात्मक समूह है और इस एमीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? वैलेंसी NH2। तो सीधी बात है कि अमोनिया से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे, अमोनिया से जब आप NH3 मतलब अमोनिया से जब आप एक हाइड्रोजन को हटा दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एमीन। तो अगर आपसे पूछा जाए एमीन किसे कहोगे, तो जब हाइड्रोजन को हटाएंगे तो सीधी बात है कि वैलेंसी फ्री होगी और इस वैलेंसी पर एल्किल समूह जोड़ दिया जाता है। क्या? एल्किल समूह है। तो इस ऐसे एक लैंग्वेज के रूप में हम लिख सकते हैं कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, क्या लिखा? अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। और नॉर्मली अगर आपको पूछा जाए एमीन तो सीधे से माइंड में एक ही बात होनी चाहिए, एमीन का मतलब वैलेंसी NH2 क्रियात्मक समूह होता है। अब यहाँ से हम समझते हैं कि जैसे मैंने यहाँ लिखा अमोनिया NH3, इस NH3 से हम 3 प्रकार के एमीन बना सकते हैं यहाँ पे। कि देखो इस अमोनिया से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया और उस हाइड्रोजन को हटा के वहाँ एक एल्किल समूह जोड़ दिया, अर्थात एल्किल समूह तो जोड़ दूँ और वहाँ से क्या हटा दूँ? हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? RNH2। क्या किया? 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 एल्किल समूह ऐड कर दिए। कितने? 2 एल्किल समूह। तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकलने का मतलब कितनी वैलेंसी बाहर से, कितनी वैलेंसी शेष रहेगी? 2, और 2 एल्किल जोड़ दो तो लिखने का तरीका क्या होता है? RNHR। इसके बाद हम बात करें NH3 की। यहाँ पर मैंने क्या किया? इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन को हटा दिए और 3 एल्किल समूह को ऐड कर दिया। तो कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी? RNRR। बिल्कुल क्लियर है। अब देखो NH3 को तो आपने क्या बोला? अमोनिया। और मैंने कहा कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न, तो अमोनिया से जैसे हाइड्रोजन हटा के एल्किल जोड़ोगे तो आपका क्या बनेगा? एमीन। अब देखो अगर एक R जुड़ा है अर्थात RNH2 है तो इस एमीन को हम बोलते हैं प्राथमिक एमीन। क्या कहेंगे? प्राथमिक एमीन, या शॉर्ट में और कहना चाहें तो 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन। यहाँ कितने एमीन, कितने एल्किल समूह जुड़े? 2 NH है तो इसके लिए हम बोलते हैं द्वितीयक एमीन, सेकेंडरी एमीन या 2 डिग्री एमीन। द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। नाइट्रोजन से कितने समूह जुड़े हुए? 3 एल्किल। तो सीधी सी बात है, इसके लिए हमने क्या शब्द यूज किया? तृतीयक एमीन या 3 डिग्री एमीन। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट इसको रिपीट करते फिर अपने मेन टॉपिक पे हम स्टार्ट करते। सबसे पहले हमने लिखा है चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या होता है? एमीन होता है। सबसे पहली बात क्लियर होना चाहिए कि एमीन नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। नाइट्रोजन युक्त एमीन क्या है? नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है। एमीन को नॉर्मली हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? वैलेंसी NH2 के द्वारा। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनिया। तो अमोनिया का फॉर्मूला आप सभी जानते हो क्या होता है? NH3। तो अमोनिया से हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या लैंग्वेज की कि अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न क्या कहलाएंगे? एमीन कहलाएंगे। अब ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, RNH2 होगा, RNH2 होता है तो उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन।
अगर NH लिखा है, गौर करना NH, और दोनों तरफ क्या जुड़े हों R, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक एमीन या 2 डिग्री एमीन। केवल N हो और उससे 3 एल्किल समूह जुड़े हो तो उसको आप क्या कहोगे, तृतीयक एमीन। क्या कहेंगे, तृतीयक एमीन। तो यहाँ बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैंने RNH2, R तो जानते हो एल्किल, तो ये तो कौन सा हो गया, प्राथमिक एमीन, RNHR, ये कौन सा एमीन हो गया, द्वितीयक एमीन। और अगर मैंने RNR और R लिख दिया तो ये कौन सा एमीन हुआ, तृतीयक एमीन। तो चैप्टर हमने ऐसे स्टार्ट कर दिया है। क्लास काफ़ी लंबी होने वाली है और अगर आपने कंटिन्यू लास्ट क्लास को पकड़ के रख लिया तो ध्यान रखना कि जैसे ये वीडियो समाप्त होगा वैसे ही आपका एक चैप्टर आपकी मुट्ठी में होगा। तो ये क्लास आपकी अपनी है, आपका अपना चैनल है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो बिल्कुल क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं एमीन के बारे में, जहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप होंगे और क्या हमें याद करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद हम बात करते हैं एमीन की संरचना, फिर महत्वपूर्ण टॉपिक एमीन के नामकरण की बात करेंगे, जहां से लगभग उम्मीद है कि क्वेश्चन आ जाए। तो एमीन की संरचना, क्या लिखा है, एमीन की संरचना। तो इसमें पहला बिंदु तो ये है कि एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसमें संकरण क्या होता है। तो एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में पाया जाता है। बिल्कुल क्लियर बात होनी चाहिए कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। दूसरा, एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसकी 3 वैलेंसी होती है। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3, और उन 3 वैलेंसी पर हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, एल्किल समूह जुड़ सकता है या एजिल समूह जुड़ा हो सकता है। तो एमीन में नाइट्रोजन की 3 संयोजकता, एमीन में नाइट्रोजन की 3 संयोजकता होती है, जिनसे हाइड्रोजन, एल्किल या एरिल, AR का मतलब क्या होता है, एरिल, R का मतलब एल्किल, जिनसे हाइड्रोजन, एल्किल या एरिल समूह जुड़ा होता है। अब एक विशेष बात है, आप सभी जानते हो कि नाइट्रोजन होता है, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। तो 3 वैलेंसी का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में भाग ले लिए, तो शेष कितने बच गए, 2, और 2 का मतलब 1 लोन पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर 1 लोन पेयर उपस्थित होता है। अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी बात कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको, LP, लोन पेयर उपस्थित होता है। हम एक कंपाउंड लेते हैं, ट्राइमेथिलेमीन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में, CH3 क्या नाम होता है इसका, ट्राइमेथिलेमीन। इसको कैसे लिखेंगे वो देखो, स्ट्रक्चर बनानी है। तो ये एमीन, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये तो नाइट्रोजन के कक्षक हो गए। अब क्या होता है कि ट्राइमेथल की बनानी है तो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 1 2 3 तो यहाँ हो गए, 2 इसमें, तो ये तो गया लोन पेयर। और इन 3 से आपका जो मेथल समूह है CH3 वो जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, CH3 मेथल समूह जुड़ा होता है। अब आपको पता है कि जहाँ पर लोन पेयर होता है उसको आकृति में काउंट नहीं करते हैं, लोन पेयर को आकृति में काउंट नहीं करते हैं, अर्थात इसकी आकृति संकरण, देखो अगर संकरण sp3 है,
संकरण sp3 है तो कायदे से आकृति होनी चाहिए चतुष्फलकीय। देखो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अगर संकरण sp3 है तो आकृति नॉर्मली क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। क्या होनी चाहिए, चतुष्फलकीय। लेकिन इस एमीन की आकृति पिरामिडी होती है। इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, लॉन पेयर काउंट करेंगे नहीं तो इस आकृति को हम क्या बोलते हैं, पिरामिडी। तो इस लाइन को हम ऐसे ले सकते हैं कि एमीन की आकृति, एमीन की आकृति पिरामिडी होती है। और एक चीज और आपने ये पढ़ी होगी कि जहां संकरण sp3 होता है वहां बंद कोण कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लोन पेयर होने के कारण इसके बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एमीन की आकृति जो संकरण sp3 होने पर इसकी आकृति चतुष्फलकीय ना होकर पिरामिडी होती है और बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट न होकर उससे कम होता है, उससे कम होता है। तो आप ये लैंग्वेज के रूप में एक लाइन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एमीन में, किसी बात कर रहे हैं हम बेटा, एमीन में नाइट्रोजन पर लोन पेयर उपस्थित होने के कारण बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है। 109 डिग्री 28 मिनट से क्या होता है, कम। और एक विशेष बात और सबसे बड़ी कि जैसे जैसे इस नाइट्रोजन पर एल्किल समूह बढ़ता जाएगा इसका आकार भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि बड़े समूह जोड़ेंगे तो बैठने के लिए गैप ज़्यादा चाहिए, तो इस कारण से बंद कोण का मान बढ़ेगा। तो इतना नाइट्रोजन पर एल्किल समूह है बढ़ने पर बंद कोण के मान में भी वृद्धि होती है। यहाँ से क्वेश्चन क्या पुटअप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में किसके मध्य बंद कोण का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से हम एक लाइन लिख सकते हैं, नाइट्रोजन पर, ये एमीन के अंदर नाइट्रोजन पर कि नाइट्रोजन पर एल्किल समूह है, नाइट्रोजन पर एल्किल समूह है की संख्या, नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर बंद कोण का मान बढ़ता है, और जितना बड़ा एल्किल समूह होगा उसके बंद कोण का मान उतना अधिक होगा। अब देखो यहाँ पे बात करें, एक तो मैंने लिख दिया NH3, फिर दूसरा लिख दिया RNH2 प्राथमिक एमीन, फिर लिख दिया RNHR द्वितीयक एमीन, फिर लिख दिया आपका RNR तृतीयक एमीन। अब पूछ लिया जाए कि इन तीनों में सबसे अधिक बंद कोण का मान किसमें है, तीनों एमीन है तो इनमें सबसे अधिक बंद कोण का मान किसका होगा, तृतीयक एमीन का, उससे कम द्वितीयक एमीन का, प्राथमिक एमीन सबसे कम, अमोनिया सबसे कम। अर्थात आर समूह, क्योंकि एल्किल समूह जुड़ेगा तो एल्किल बड़ा समूह होगा तो बड़े समूह को बैठने के लिए जगह ज्यादा चाहिए तो बंद कोण के मान में वृद्धि होगी। तो इन तीनों में सबसे अधिक बंद कोण का मान किसका होगा, तृतीयक एमीन का। अब देखो फटाफट हम रिपीट करते हैं, हमने स्टार्ट क्या किया था, एमीन की संरचना। तो एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है उसमें संकरण कौन सा होता है, sp3 संकरण होता है। लेकिन ध्यान रखना sp3 संकरण होने के कारण उसमें आकृति चतुष्फलकीय नहीं होती है, पिरामिडी होती है, और बंद कोण 109 डिग्री से कम होगा। ठीक है, नाइट्रोजन में संयोजकता कितनी होती है, 3, और 3 से H, R या AR समूह जुड़ा होगा। सबसे विशेष बात, नाइट्रोजन परमाणु पर एक क्या उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। नाइट्रोजन परमाणु पर क्या उपस्थित होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, जिसके कारण इसकी आकृति कैसी होती है, पिरामिडी। याद कर लेना, पिरामिडी। लोन पेयर के कारण बंद कोण का मान 109 डिग्री से 28 मिनट से कम। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में सबसे बड़ा आकार किसका होगा, तृतीयक एमीन का। ये यहाँ मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं, इस प्रकार के छोटे क्वेश्चन इस चैप्टर से काफी बनेंगे जो हमें अच्छे तरीके से याद करने। क्लियर हो गया, तृतीयक एमीन का आकार सबसे बड़ा, उससे कम द्वितीयक एमीन, उससे कम प्राथमिक एमीन और सबसे कम अमोनिया। क्योंकि इस क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और एक ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है, ये मैंने लिखा ना, एन क्या है, एन के साथ 3 CH3 है तो नाम क्या होगा इसका, ट्राईमेथिल एमीन। प्रश्न आ सकता है कि ट्राईमेथिल एमीन की कक्षीय स्ट्रक्चर बनाइए। ये कैसी संरचना बेटा आपकी,
कक्षीय संरचना। अगर यहाँ डायग्राम आपको ज़रा स्पष्ट नहीं आ रहा तो अब आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम आ रहा होगा, वो किसका स्ट्रक्चर है, ट्राइमेथिल एमीन का। बोर्ड ने जो अपना मॉडल पेपर जारी किया उसमें क्वेश्चन पुटअप किया हुआ था कि ट्राइमेथिल एमीन की कक्षीय संरचना बनाई है, तो इस प्रकार की आपको स्ट्रक्चर बना के आनी है। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक एमीन के नामकरण की हम बात करेंगे कि एमीन का नामकरण हम किस प्रकार से सीखेंगे। और अभी तक अगर आपको क्लास पसंद आई है तो अपने जितने भी साथी हैं उन सभी को अपने इस क्लास के वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, स्क्रीनशॉट जल्दी। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है एमीन का नामकरण। स्क्रीनशॉट हो गया। एक ये अक्सर आप ऐड कर लेना, सेंटेंस बन नहीं पाया कि नाइट्रोजन पर एल्किल समूह की श्रृंखला बढ़ने पर बंद कोण का मान बढ़ता है, बाकी कंप्लीट है। और विशेष मैंने कह दिया कि ये बात क्लियर कर लेना कि ट्राइमेथिल एमीन की कक्षीय संरचना का डायग्राम अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। बहुत बार सोचते नहीं बना लेंगे, बना नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक अपनी उससे पहले प्रैक्टिस नहीं होगी डायग्राम की तो बन नहीं पाएंगे। और कंफर्म मान के चलना कि केमिस्ट्री के पेपर में भी कम से कम 2 से 3 नंबर तो आपको डायग्राम के जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमीन का नामकरण। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एमीन का नामकरण। काफ़ी बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये नामकरण में हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहले तो बता दो कि हर चैप्टर में आपके जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये एनसीईआरटी अपनी वाली एनसीईआरटी जो बुक आपकी, हर बुक में चैप्टर के अंदर एक इस प्रकार की आपको सारणी मिलेगी। नज़र आ रही होगी, थोड़ी पास कर दूँ मैं। तो ये जो सारणी है ज़्यादातर ये दिखा गया कि जो बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नामकरण के, वो इसी सारणी में से पुटअप किए जाते हैं, उठाए जाते हैं। और इस चैप्टर में ये पेज नंबर 407 पर अपनी एनसीईआरटी बुक पर। अब देखो नामकरण जब हम सीखेंगे तो काफ़ी बच्चों को ये परेशानी आती है कि सर नामकरण बिल्कुल नहीं समझ में आता। इसलिए नहीं आता कि हमने पहले बात तो 11वीं क्लास में इसको समझा ही नहीं, पढ़ाई नहीं। तो नामकरण के मैंने 2 एक सिंपल से वीडियो बनाए, केवल 2 वीडियो बनाई है, जिससे आपको एथिल मेथिल प्रोपिल क्या होते हैं इनमें कन्फ्यूजन होता है। तो इन दोनों वीडियो का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। इस क्लास के बाद, अभी नहीं, इस क्लास के बाद में आप उसको डिटेल से देख लेना। इसके अलावा इस चैप्टर में 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन आएगी। ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया और एक कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये जो 3 नेम रिएक्शन है तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक तो कंफर्म आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगी। मैंने कही कंफर्म एक तो आपको मिल जाएगी। इन तीनों का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन क्लास के बाद में देख लेना। बाकी इसके अलावा इस चैप्टर के मैंने पहले भी इसको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, तो उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी आपके लिए कॉम्बो पैक है, वो आप क्लास के बाद देख सकते हो। अब हम इन नामकरण की बात करते हैं। मैं केवल यहाँ सूत्र लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमें नाम किस प्रकार से सीखने हैं। तो हमने क्या लिखा है, एमीन का नामकरण। क्या लिखा है, एमीन का नामकरण। तो कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, उससे फिर हम सीखेंगे। देखो एक तो मैं ऐसे स्टार्ट करते हैं कि सबसे सिंपल मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे CH3NH2। दूसरा कंपाउंड लेते हैं। ये सब एग्जाम्पल उसी बुक में दे रखे हैं और अच्छी तरीके से समझ के अगर हम याद करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। CH3 CH2 CH2 NH2। नंबर 4 CH3 CH CH3 और यहाँ आपका हो गया NH2। फिर CH3 NH CH3, फिर C2H5 NH C2H5। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसके, जो क्योंकि ये एग्जाम्पल ही अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से, तो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए एक एक एग्जाम्पल की हमें इनको याद कैसे करना है। तो एक बार हम इतने एग्जाम्पल की बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। अब देखो नामकरण में परेशानी है कि एमीन का नामकरण थोड़ा सा टफ पड़ता है। इसका साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण दोनों पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखें कि बात हम करें यहाँ पे कि यहाँ तो लिख रहा हूँ कि टॉपिक आपका एमीन का नामकरण। एमीन का नामकरण पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साधारण नामकरण, और यहाँ हम आगे लिख लेंगे इसका IUPAC नामकरण।
साधारण नामकरण और IUPAC नामकरण। अब देखो बेटा, साधारण नामकरण करने का तरीका ये होता है कि ये जो R है, ये जो कार्बन की संख्या है, इसको हमने क्या माना, R है। इस R को हम बोलते हैं एल्किल, इस R को हम क्या बोलते हैं, एल्किल, और NH2 को एमीन कहा जाता है। तो नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एमीन। बस इतना से याद करना है। साधारण नामकरण में जो कार्बन की संख्या है उसको एल्किल लिखना है और NH2 को एमीन। अब देखो केवल क्या है यहाँ पे CH3, तो CH3 को आप क्या बोलते हो, एल्किल के रूप में मैथिल, और NH2 से एमीन, तो क्या हो गया, मैथिल एमीन। यहाँ 2 कार्बन की संख्या है CH3 CH2, तो इसको आप क्या कहोगे, एथिल, और ये हो गया एमीन, तो एथिल एमीन। अब देखो 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 है। अब देखो 3 कार्बन होते ही काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। 3 कार्बन में क्या स्टार्ट हो जाती है, आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। अब काउंटिंग की बात करें तो देखो क्रियात्मक समूह, लेकिन प्रोपिल और साधारण नामकरण में काउंटिंग की आवश्यकता नहीं होती है। काउंटिंग कहाँ सीखनी होती है, IUPAC नामकरण में बच्चे काफ़ी इसी में गलती कर बैठते। तो 3 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपिल एमीन। क्या कहा, एन प्रोपिल एमीन। अब देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, लेकिन ये जो NH2 बीच वाले कार्बन से जुड़ा है, और 3 कार्बन में 2 ही रूप बनते हैं, या तो एन प्रोपिल बनेगा या आइसोप्रोपिल। तो बात समझ में आ रही कि ये कौन सा रूप हो जाएगा आपका, इसका आइसोप्रोपिल एमीन। क्या लिख दिया, आइसोप्रोपिल एमीन। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहां बच्चों में कंफ्यूजन स्टार्ट होता है कि देखो बेटा कौन सा एमीन आ गया, द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन में भी नाम तो एमीन ही लिखा जाएगा। अब कितने एल्किल समूह है, 2 है, तो डाई लगा दो। समान है तो डाई ट्राई लगा सकते हैं, अलग अलग है तो अलग अलग नाम लिख दें, कोई परेशानी नहीं है। जैसे इधर भी CH3 इधर भी CH3, तो कितने CH3 हो गए, 2। तो सीधी सी बात है, मैंने लिख दिया डाई। CH3 को क्या बोलते हो आप, मैथिल, और NH2 को एमीन। तो डाई मैथिल एमीन। अभी इसमें C2H5 को आप क्या बोलते हो, C2H5 को क्या बोलते हो, एथिल। कितने एथिल हो गए, 2। तो यहां लिख दिया मैंने डाई एथिल एमीन। क्या लिख दिया, डाई एथिल एमीन। अब देखो यहाँ पे इस नाइट्रोजन से कितने मेथल जुड़े, 3। तो सीधी बात है, तृतीयक एमीन लिखने का तरीका ये है। साधारण नामकरण में चाहे द्वितीयक एमीन हो तृतीयक एमीन हो, जितनी उनकी संख्या है वो डाई ट्राई लगा के एमीन लिखना है। अलग अलग हो तो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिख देना। अभी एग्जाम्पल हो लेंगे, इसकी बात कर लेते। तो कितने, 1 2 3, तो 3 के लिए आपने क्या लिख दिया, ट्राईमेथिल। 3 के लिए क्या लिख दिया, ट्राईमेथिल, और एन के लिए लगा दिया एमीन। तो नाम होगा इसका ट्राईमेथिल एमीन। क्या नाम हुआ, ट्राईमेथिल एमीन। अब देखो हम आगे बात करें कि इनका हमें क्या लिखना है, IUPAC नामकरण। अब IUPAC नामकरण में देखो सबसे विशेष बात क्या होती है, जो इसको तो साधारण नामकरण में लिखने का तरीका था एल्किल एमीन। साधारण नामकरण में लिखने का तरीका क्या था, एल्किल एमीन। IUPAC में लिखेंगे एल्केन। क्या लिखेंगे, एल्केन, और एमीन का एमीन लिखेंगे। तो एमीन में देखो ये मात्रा होती है, ए ऊपर चली जाती है, तो नाम हो जाएगा एल्केनेमीन। क्या नाम हो जाएगा, एल्केनेमीन। अब देखो इनका IUPAC नामकरण करना, तो लिखने का तरीका क्या होगा, एल्केन, और फिर क्या जोड़ना, एमीन। तो एल्केनेमीन हो गया। अब देखो CH3 अर्थात 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन से आपका नाम क्या होता है, मेथेन। मेथेन में एमीन जोड़ेंगे तो मेथेनेमीन। बिल्कुल इजी, कोई टफ नहीं है। 2 कार्बन है, 1 और 2, 2 कार्बन से नाम क्या हो गया, एथेन। फिर से रिपीट कर दूं कि काफ़ी बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं, एथिल और एथेन। साधारण नामकरण में एथिल और IUPAC नामकरण में एथेन। तो मैंने कहा कि नामकरण को इजीली समझाने के लिए, नामकरण को इजीली समझाने के लिए कितने 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसको देख लेना। तो 2 कार्बन से एथेन और यहाँ जोड़ दिया मीन, तो एथेनेमीन। अब वो 3 कार्बन की संख्या है, 1 2 3। अब जो 3 कार्बन जैसे आएंगे IUPAC में, तो नाम की काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिलने चाहिए, तो 1 2 3। इसमें क्रियात्मक समूह बीच में, तो 1 2 3। दोनों में अंतर क्या है, ये भी 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें भी 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसमें ये जो क्रियात्मक समूह आपका NH2 वो 1 नंबर पे जुड़ा है, और इसमें क्रियात्मक समूह कितने नंबर पे जुड़ा है, 2 पे। तो 3 कार्बन से आपने लिख दिया प्रोपेन, और 1 पे जोड़ा तो प्रोपेन 1 एमीन,
और इसको आप लिख सकते हो कितने नंबर पे, इसमें 2 पे, तो प्रोपेन टू एमीन, प्रोपेन टू एमीन। इट्स और प्रोपेन 1 एमीन है, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्रोपेनेमीन, दोनों सही, कोई गलती नहीं है। अब बेटा यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आईपीसी नामकरण में, जब द्वितीय के तृतीय के एमीन हो तो इसमें क्या करते हैं कि द्वितीय के तृतीय के एमीन में 2 या 3 एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा, कार्बन संख्या ज्यादा होगी उस श्रृंखला को तो मानेंगे मुख्य, बाकी सबको प्रतिस्थापी मान लेंगे। और प्रतिस्थापी जब जुड़ा होता है तो वो इस नाइट्रोजन से जुड़ा होगा, किससे, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन से जुड़े होने के कारण उस प्रतिस्थापी को एन एल्किल के रूप में लिखा जाएगा, एन एल्किल। देखो समझाओ मैं, जैसे ये 2 है तो अब दोनों में से एक मुख्य मानना, तो दोनों सेम है, किसी को भी मुख्य मान सकते हो। तो सपोज करो मैंने इसको मुख्य मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया, मुख्य मान लिया। अब इसको मैंने मुख्य मान लिया, तो अब देखो ये CH3 इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब CH3 प्रतिस्थापी हो गया, प्रतिस्थापी का नाम तो सदैव एल्किल के रूप में लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी का नाम किस रूप में लिखा जाएगा, एल्किल के रूप में। तो ये एल्किल किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे, एन, और एल्किल के रूप में क्या आपका, मेथिल, तो नाम हो जाएगा एन मेथिल। अब देखो इसका नामकरण तो IUPAC के अकॉर्डिंग ही करना है, तो एक कार्बन से मेथेन और एमीन, तो एन मेथिल मेथेनेमीन, एन मेथिल मेथेनेमीन। अब आ जाओ, इसको सीखना है। अब दोनों में से किसी को भी मान लो, सेम है, दोनों सब समान। तो इसको मैंने क्या मान लिया, मुख्य, तो ये क्या हो गया, प्रतिस्थापी। चाहे तो आप इधर से भी ले सकते थे। अब ये प्रतिस्थापी किससे जुड़ा हो, नाइट्रोजन से, एथिल है, तो इसका हो जाएगा एन एथिल, एन एथिल। और यहाँ कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन से एथेन और एमीन, तो एथेनेमीन, एन एथिल एथेनेमीन। अब यहाँ आओ, नाइट्रोजन से कितने CH3 जुड़े हुए, 3। अब वही बात है कि मुख्य तो एक को मानेंगे, बाकी सब प्रतिस्थापी, सेम है तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अलग अलग हो तो याद रखना है, जो बड़ी कार्बन श्रृंखला होगी वो मुख्य होगी, बाकी सब प्रतिस्थापी। इसके बाद एग्जांपल लेंगे, तो क्या किया, इसको मैंने मुख्य मान लिया, तो ये दोनों क्या हो गए, प्रतिस्थापी। अब देखो ये भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, ये भी नाइट्रोजन से जुड़ा है, और दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो नाम क्या लिखेंगे, एन एन, दोनों के लिए डाई, और CH3 को क्या बोलेंगे, मेथिल, तो एन एन डाइमेथिल। ये देखो एन एन डाइमेथिल, और उसके लिए हो जाएगा आपका एक कार्बन के लिए मेथेनेमीन, तो एन एन डाइमेथिल मेथेनेमीन। तो ये इन कंपाउंड के साधारण नाम, और ये हो गया इसका IUPAC नाम। इसके कुछ कंपाउंड और उनकी बात कर लेंगे, उन्हीं में से आपको अगर नामकरण वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ से आ जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और बेटा सीधी सी बात है कि जब तक आप इसकी बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको नहीं आने वाले। स्क्रीनशॉट। और इसके बाद हम कुछ कंपाउंड और देखते हैं, पिछली बार 7 हुए थे। अब देखो कि CH3 NH C2H5, एक ये ले लेते हैं CH3 NH C2H5, यहाँ पर CH2 CH2 CH3। इसके बाद एक कंपाउंड आपकी ये दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH2। एक कंपाउंड ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे NH2 CH2 CH2 NH2। इसके बाद एक कंपाउंड और लेते हैं यहाँ NH2 CH2 6 NH2। इसके बाद यहाँ वाले कंपाउंड, ये तो थे नॉर्मल आपके एल्किल वाले। अब बेंजीन वाले या एरिल एमीन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से समझना कि बेंजीन वाले के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है चैप्टर का, बेंजीन वाले के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, NH2। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया, NH2। फिर बेंजीन वाले के यहाँ पर मैंने जोड़ दिया NH2, और यहाँ जोड़ दिया मैंने CH3। इसके 2 कंपाउंड हो रहे, चलो हम उसके बाद बात करेंगे।
तो अब ये कंपाउंड जो हमने लिखे इनके नामकरण की जब हम बात करें तो समझना यहाँ पे कि तरीका वही है। थोड़ा सा कंपाउंड में आपको कन्फ्यूजन लगेगा कि देखो सादा नाम लिखना है तो एक तरफ सीधी सी बात है कि सादा नाम लिखना है तो एक तरफ आपका एथिल है, एक तरफ क्या है, मैथिल। तो बड़ा एथिल का पहला अक्षर ई होता है, मैथिल का पहला अक्षर एम होता है। तो एबीसीडी में पहले कौन आता है, ई फॉर एलिफेंट आता है। तो C2H5 के लिए सादा नामकरण की बात करें पहले तो C2H5 के लिए लिख दिया एथिल, NH3 के लिए लिख दिया मैथिल और NH का क्या मतलब हो गया, एमीन। अब इसमें आ जाओ, ये एन प्रोपिल हो गया आपका, ये एथिल हो गया, ये मैथिल हो गया। तो पहले एबीसीडी में कौन आता है, एथिल, फिर मैथिल, फिर प्रोपिल। तो क्या लिखेंगे, एथिल मैथिल, एथिल मैथिल एन प्रोपिल एमीन। क्या लिख दिया, एथिल मैथिल एन प्रोपिल एमीन। अब देखो इस स्ट्रक्चर की बात करते, काफ़ी अच्छा कंपाउंड है और चैप्टर नंबर 10 की क्लास में मैंने विशेष गौर किया था। अगर आप इस स्ट्रक्चर को गौर से देखोगे तो ये संरचना किसकी है, एलील। दो याद होनी चाहिए, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और एक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। इसको तो हम बोलते हैं वाइनिल, माइंड में फिट हो जानी चाहिए क्योंकि बार बार हर चैप्टर में रिपीट है। CH2 डबल बॉन्ड CH को तो हम क्या बोलेंगे, वाइनिल। CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके मतलब इसी संरचना के आगे एक CH2 जोड़ दिया तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलील। क्या कहेंगे इसको, एलील। इसको आप अलग से एक बार नोट कर ले क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसको मैं मिटा रहा हूँ, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए। तो CH2 डबल बॉन्ड CH वाइनिल, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 क्या हो गया आपका, एलील हो गया। अब देखो यहाँ पे हम आते हैं कि तो सीधी सी बात है कि इतने स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, एलील, और NH2 के लिए लगाते हैं एमीन तो नाम हो गया एलील एमीन। अब देखो बेटा यहाँ पे समझना इसको, साधारण भाषा में इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। कितने NH2 है, 2, और CH2 के लिए बोलते हैं एथिलीन। पर्टिकुलर नाम है थोड़ा सा तो याद कर लेना, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। कहीं सुना है क्या ये नाम आपने, कहाँ पढ़ा था आपने ये नाम, कमेंट्स में बता दीजिए। दिमाग की बत्ती चलाओ बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। CH2 दोनों तरफ क्या लगा दिया मैंने, NH2। कहाँ पढ़ा था ये कंपाउंड, चैप्टर नंबर 9 द्विदंतु लिगेंड एथिलीन डाइमीन। आ गया एथिलीन डाइमीन, द्विदंतु लिगेंड, और शॉर्ट में आपने क्या लिखा था, EN। वही कंपाउंड है ये। अब देखो अगला कंपाउंड CH2 कितने, 6, दोनों तरफ NH2। अब सुना बेटा, आपको एक चीज समझाऊं यहाँ पे, तो आप CH4 को क्या बोलते हो, मैथेन। CH4 को क्या बोलते हो, मैथेन। CH3 वैलेंसी को क्या बोलते हो, मैथिल। जब CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी निकाल दी तो इसको हम बोलते हैं मैथिलीन। क्या कहते हैं, मैथिलीन। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात ये कि CH4 मैथेन, CH3 वैलेंसी मैथिल, CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी हो तो उसको हम क्या कहेंगे, मैथिलीन। अब देखो मैथिलीन कितने हैं यहाँ पे, 6 मैथिलीन है तो 6 के लिए क्या लगाओगे यहाँ पे, 6 के लिए क्या लगाओगे, हेक्सा। 6 के लिए क्या लगाओगे, हेक्सा। और CH2 को क्या बोलते हो, मैथिलीन, तो हेक्सा मैथिलीन। और दोनों तरफ NH2 है, दोनों तरफ NH2 है तो नाम क्या हो गया, डाइएमीन, हेक्सा मैथिलीन डाइएमीन। कहाँ इंपॉर्टेंट है, बहुलक वाला चैप्टर होता है अपना एक, उसमें एक बहुलक होता है नायलॉन 66, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है नायलॉन 66। उसकी एकलक इकाई होती है नायलॉन 66 की, ये क्या है, एकलक इकाई। फिलहाल अपने वर्तमान सिलेबस में नहीं इस बार, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने लिख दिया कि हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। अब सब यहाँ समझे, बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या जोड़ दिया, NH2। बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने, जो बिल्कुल क्लियर कर लेना, बेंजीन वाले के ऊपर NH2। तो नॉर्मली फेनिलएमीन बोल सकते हो, लेकिन इसका लिए एक पर्टिकुलर नाम दे दिया एनिलीन। और ये नाम इतना फेमस है कि चाहे साधारण लिखो या IUPAC, इसको एनिलीन ही लिखा जाएगा। तो बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, NH2, तो क्या कहेंगे इसको, एनिलीन। बिल्कुल माइंड में फिट होनी चाहिए, बेंजीन वाले के ऊपर NH2, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 क्या बोलोगे, एनिलीन।
अब देखो बेंजीन वाले के ऊपर NH2 है, तो ये स्ट्रक्चर तो हो गई पूरी इसकी एनिलीन की। ये 1,2 का रिलेशन क्या कहलाता है आपका? ऑर्थो। 1,2 का रिलेशन क्या कहलाता है? ऑर्थो। तो ऑर्थोमेथिल एनिलीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ऑर्थोमेथिल एनिलीन। अब हम बात करें इनके कौन से नामकरण के? IUPAC नामकरण की हम बात कर लेते हैं। अब देखो IUPAC नामकरण में मैंने सिर्फ सिस्टम बता दिया कि जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा हो वो मुख्य हो जाएगी। देखो यहाँ पे इसमें एक कार्बन और ये 2 कार्बन, तो ये संख्या मुख्य हो गई, तो ये क्या हो गई? प्रतिस्थापी। अब देखो ये किससे जुड़ा हुआ है? N से, तो इसका नाम कर दिया मैंने N, और CH3 को क्या लिख दिया आपने? मेथिल। N मेथिल। नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है, इसका आंसर लिखा N मेथिल। कितने कार्बन है? 2, तो 2 कार्बन से क्या बनेगा आपका? एथेन। 2 कार्बन से एथेन, तो नाम हो जाएगा इसका एथेनेमीन। तो N मेथिल एथेनेमीन। अब यहां आ जाओ, अगर इन सबको देखोगे तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला आपकी ये है या नहीं है? ये हो गई। तो इसका मतलब ये दोनों समूह है, ये समूह और ये समूह क्या हो गए? प्रतिस्थापी। तो ये N मेथिल और ये N एथिल। एथिल और मेथिल में पहले कौन आएगा? एथिल आएगा। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? N एथिल N मेथिल। क्या लिखा? N एथिल N मेथिल। और कितने कार्बन है? 1 2 3, और 3 में भी ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब देखो गलती क्या है गौर ने किया, जब कार्बन की तीनों वैलेंसी होगी तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं आएगा, तभी तो ये तृतीयक एमीन होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें इन चीजों का। क्लियर? अब 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, और एमीन कितने नंबर पे? 1 एमीन। तो ये पूरा नाम हो जाएगा N एथिल N मेथिल प्रोपेन 1 एमीन। अब इसमें आते हैं, काउंटिंग कहां से होगी? क्रियात्मक समूह से। डबल बॉन्ड बाद में होता तो 1 2 3, क्या लिखा? 1 2 3। तो डबल बॉन्ड को काउंटिंग देने की जरूरत है, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड कितने पे आ गया? 2 पे। तो 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो अब डबल बॉन्ड आने से इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोप। क्या लिखा? प्रोप। डबल बॉन्ड कितने नंबर पे आपका? इसको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डबल बॉन्ड कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे। तो प्रोप डबल बॉन्ड के लिए इन, और क्रियात्मक समूह 1 नंबर पे, तो प्रोप 2 इन 1 एमीन। प्रोप 2 इन 1 एमीन। इस पे आ जाओ बेटा। अब देखो काउंटिंग करते हैं 1 2 1 2, तो एक एमीन 1 नंबर पे और दूसरा एमीन 2 नंबर पे, और 2 कार्बन की सीधी श्रृंखला है। तो इसका नाम कैसे दोगे? देखो 2 कार्बन से एथेन हो गए और एमीन है, तो सीधी सी बात है एथेन, एक एमीन 1 पर और दूसरा 2 पर, तो एथेन 1 2 डाई एमीन। एथेन 1 2 डाई एमीन। अरे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 6 कार्बन की श्रृंखला है, तो सीधी बात है कि जब आप काउंटिंग करोगे तो ये 1 नंबर पे जुड़ा हुआ मिलेगा, और ये 6 पे। डिटेल से चाहो तो स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो सीधी बात है 6 कार्बन से क्या हो जाएगा? हेक्सेन, एक 1 पर और एक 6 पे, और 2 के लिए डाई एमीन, तो हेक्सेन 1,6 डाई एमीन। अब एक बात और, इसके लिए मैंने साफ समझा दिया कि बेंजीन वाले के ऊपर NH2 जुड़ा हो तो क्या कहोगे? एनिलीन। चाहे साधारण नामकरण हो या IUPAC नामकरण, क्या लिखोगे इसके लिए? एनिलीन। लेकिन फिर भी आप बोलो नहीं सर हमें तो सिस्टम वाइज नामकरण बताओ, तो समझो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हो आप? बेंजीन। और NH2 को क्या बोलते हो? एनिन एमीन। तो उसको बोलते हैं बेंजीन, और ये हो जाएगा एमीन, तो नाम हो जाएगा बेंजेमीन। क्या नाम हो गया? बेंजेमीन। बिल्कुल क्लियर है? ये एनिलीन। तो एनिलीन को चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? बेंजेमीन। लेकिन ये नाम आपको कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, आप केवल एक ही एक नाम सुनोगे, एनिलीन। तो बिल्कुल क्लियर, बेंजीन वाले के ऊपर NH2 तो एनिलीन। अब देखो यह जाओ, तो ये CH3 कितने नंबर पे? 2 पे, तो सीधी बात हो जाएगी 2 मेथिल।
बेंजीन वाले कंपाउंड का जब साधारण नामकरण करते हैं तो ऑर्थो मेटा पैरा शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब IUPAC से नामकरण का उपयोग करेंगे तो ऑर्थो मेटा पैरा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, काउंटिंग काम में लेंगे। कितने नंबर पे? 2 पे। तो 2 मेथिल। अब आपकी इच्छा हो तो लिख दो एनिलीन और आपकी इच्छा हो तो बेंजीन एमीन, तो हम एनिलीन यूज करेंगे, 2 मेथिल एनिलीन। तो ये हो गए इनके नामकरण वाले कंपाउंड। जितने कंपाउंड थे वो मैंने आपको इजीली समझा दिए हैं, और इनको अगर आप इजीली समझ लोगे और बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो काफ़ी इजीली आपको ये आ जाएंगे। लेकिन वही बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है। तो इनको पहले सभी फॉर्मूले को एक साथ लिखो, फिर पहले इसका साधारण नाम लिखो बिना देखे, फिर इसका IUPAC नाम कर, तो बार बार लिखोगे तब जाके ये आपको याद होंगे। इसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट होता है एमीन की रस्सा, एमीन बनाने की विधियाँ। तो बनाने की विधियों से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सदैव इस प्रकार से आते हैं कि आपको समीकरण देंगे और तीर के निशान पे जो अभिकर्मक जो उत्प्रेरक होंगे वो देंगे और उत्पाद की पहचान हो सकता है। इस प्रकार के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इन रिएक्शनों को किस प्रकार से याद करते हैं वो हम देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे। अब हम बात करते हैं एमीन बनाने की विधियों के बारे में बात करते हैं कि किन किन तरीकों से हम एमीन का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि एमीन बनाने की विधियां या एमीन बनाने की मेथड जो तरीके हैं, इनमें आपको 2 बातें बताना चाहूँगा कि एमीन बनाने की जो 2 नेम रिएक्शन है, एक तो ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरा हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। उन दोनों से हम प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। तो उन दोनों की जो नेम रिएक्शन है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। इस चैप्टर में कुल 3 महत्वपूर्ण नेम रिएक्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, दूसरी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया और तीसरी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो इन तीनों अभिक्रियाओं का पर्टिकुलर अलग से वीडियो बना के मैंने उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इस क्लास के बाद आप देख लेना। उसके आगे हम बात करें कि एमीन बनाने की विधियों की बात करें तो इनमें से सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि नाइट्रो समूह द्वारा, नाइट्रो समूह के अपचयन द्वारा, क्या लिखा है? नाइट्रो समूह के अपचयन द्वारा। नाइट्रो का मतलब NO2। अब देखो, जब भी हम अपचयन करेंगे तो हमें अपचय की आवश्यकता होगी। अपचयन करेंगे तो किसकी आवश्यकता होगी? अपचय की। तो यहाँ पर आपको ये याद होना चाहिए कि नाइट्रो समूह का जब हम अपचयन करेंगे तो हमारे पास अपचय के रूप में कौन हो सकता है? एक तो धातुएं हो सकती है जैसे निकेल, प्लेडियम, प्लेटिनम। क्या लिखा है? निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम। इसके अलावा सांद्र HCl, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सांद्र HCl के साथ आपकी धातु हो सकती है। धातु के रूप में आपका जिंक हो सकता है, टिन हो सकता है और आयरन हो सकता है। बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हम उपयोग करते हैं धातु हाइड्राइड का। धातु हाइड्राइड के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सुना विशेष बात, क्या होता है कि अपचयन होगा तो अपचयन अभिक्रिया में या तो हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो जब अपचयन अभिक्रिया करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है? अपचय के रूप में। जब हम नाइट्रो समूह का अपचयन करेंगे तो हम इन तीनों में कोई भी लिखा हो उसको हम नाइट्रो समूह का अपचयन करेंगे। और नाइट्रो समूह का जब अपचयन होता है तो आपको एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एमीन प्राप्त होता है। अब अपचय के रूप में निकेल, प्लेडियम या प्लेटिनम का प्रयोग कर सकते हैं, या सांद्र HCl के साथ धातु जिंक, टिन या आयरन लिखी हुई मिल सकती है, या धातु हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब जो क्वेश्चन समझते कैसे होता है। नाइट्रो की बात करें तो नाइट्रो को हम इस प्रकार से लिखते हैं N डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसका अपचयन किया, तो अपचयन किया तो समझना कि जब नाइट्रो समूह का मैंने अपचयन किया तो मैंने 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। तो क्या होगा, यहाँ से एक बात समझनी है कि 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन क्या जल के अणु के रूप में बाहर चले जाएंगे और शेष कंपाउंड क्या बचेगा आपका? N डबल बॉन्ड O। इसको बोलते हैं नाइट्रोसो। फिर इस नाइट्रोसो का हम वापिस से क्या करेंगे? अपचयन होता है
तो यहाँ मैंने 2H लिख दिया और यहाँ पर क्या हो गया अपचेन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ, तो आपका बन गया NHOH। क्लियर है। इसका फिर से हमने 2 हाइड्रोजन के साथ इसका मैंने क्या कर दिया, फिर से अपचयन किया। तो अपचयन किया तो 2 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा NH2, और एक इस OH के साथ जुड़ेगा तो जल के अणु के रूप में बाहर हो जाएगा। तो यहाँ हो गया NH2 और यहाँ आपने का बन गया H2। नाम पता होना चाहिए, जो N डबल बॉन्ड O, ये O, तो इस समूह को तो आप क्या बोलते हो, नाइट्रो समूह का सबसे पहले अपचयन होने से क्या बनेगा, NO को बोलते हैं नाइट्रोसो। और देखो आपने ये नाम पढ़ा हुआ है NH2OH, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल और NH2 का मतलब एमीन, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। और हाइड्रोक्सिल एमीन से ये किसका निर्माण हो गया, आपके प्राथमिक एमीन का निर्माण हो गया। अब देखो ये तो मैंने डिटेल से आपको समझा दिया कि नाइट्रो समूह का जब अपचयन करेंगे तो एमीन कैसे बनता है। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, आपको तो डायरेक्ट याद करना है कि NO2 समूह में कितने हाइड्रोजन, 2, 2 4 और 2 6 हाइड्रोजन सब एक साथ जोड़ेंगे तब क्या बन जाएगा आपका NH2। एग्जाम्पल समझा रहा हूं, ऐसे समझना, जैसे RNH2 RNO2 एल्किल नाइट्रो हो गया, इसका मैंने क्या किया, अपचयन करेंगे। अब अपचयन के रूप में इन तीनों के रूप में कोई भी अपचय के रूप में लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे मैंने लिख दिया निकेल प्लेडियम प्लेटिनम। तो अब सीधी बात, जब अपचयन करेंगे तो हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, तो मैंने लिख दिया 3H2। कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। अब ये माइंड में बात क्लियर होनी चाहिए कि जब आपके पास 6 हाइड्रोजन है तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2। तो RNH2 और 2 जल का अणु बाहर चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं, हम नाम के रूप में लिखते हैं इसको नाइट्रो एल्केन। और नाइट्रो एल्केन का अपचयन किया तो आपका ये एल्किल एमीन आपको प्राप्त हो गया। बिल्कुल रिएक्शन इस प्रकार से होती है। एक एग्जांपल समझते हैं, CH3CH2NO2। बड़े एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, एग्जाम में ये लिखा मिलेगा इस प्रकार से एक समीकरण, और यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा निकेल प्लेडियम या प्लेटिनम, और ऊपर लिखा मिल जाएगा हाइड्रोजन। अब बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब NO2 समूह का अपचयन करेंगे इन तीनों में से किसी के भी द्वारा, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 प्राथमिक एमीन में। तो यहाँ बन जाएगा CH3CH2 NH2 प्लस 2H2। और यहाँ पर इतना नहीं समझ में आया तो आप ऐसा आइडिया लगा लो, कितने ऑक्सीजन है, 2। तो 2 ऑक्सीजन को अगर जल के अणु में निकालना है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4। तो 6 में से 4 हाइड्रोजन इस O2 के साथ जुड़ के 2H2 बना लेता है। शेष कितने हाइड्रोजन बचे, 2। तो अगर 2 हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दोगे, 2 हाइड्रोजन को अगर आप नाइट्रोजन के साथ जोड़ देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, NH2 एमीन बन जाता है। तो इसका नाम होता है एथेन और नाइट्रो, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो एथेन। और साधारण नाम या IPC नाम में लिखे तो इसको बोल सकते हैं एथेनेमीन। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण कंपाउंड हम इससे और बना सकते हैं, मैं समझाऊं। जैसे बेंजीन वलय के ऊपर मैंने क्या ऐड कर दिया, NO2। बेंजीन वलय के ऊपर मैंने NO2 ऐड कर दिया है, तो ये क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। अब जो इंपॉर्टेंट क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, इसका मैंने यहाँ लिख दिया निकेल प्लेडियम या प्लेटिनम। फिर से सुन लेना, ये अपचायक तीनों में कोई भी अपचायक होगा तो NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2 में। अब देखो ये लिख दिया, तो अब जरूरी नहीं है कि आपकी जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हाइड्रोजन लिखा हुआ है, क्योंकि ये अपचायक तो कंफर्म है, वहाँ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 3H2, तो क्या हो जाएगा, जो NO2 समूह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। अब इंपॉर्टेंट देखो, बेंजीन वलय के ऊपर NO2 जुड़ा हो तो उसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब देखो इसका अपचयन किया तो नाइट्रोबेंजीन किस में बदल गया, बेंजीन वलय के ऊपर NH2। और बेंजीन वलय के ऊपर NH2 जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन। क्या कहते हैं, एनिलीन। अब बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाइए, आधों की हवा निकल जाती है। बिल्कुल रिएक्शन है। अगर आप इन शब्दों को समझ लोगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर नाइट्रोबेंजीन से
एनिलीन बनाना है, तो माइंड में क्लियर क्या था कि NO2 समूह को किस में कन्वर्ट करना है, NH2, तो वहाँ उसका क्या कर दो, अपचयन। तो एमीन बनाने में हमने फर्स्ट लिखा था नाइट्रो समूह के अपचयन द्वारा, नाइट्रो समूह का अपचयन करोगे तो क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन। और यहाँ अपचायक के रूप में हम इनका प्रयोग करते ही अपने को मुंह जबानी बिल्कुल याद होने चाहिए। तो ये तो हुआ नाइट्रो समूह के अपचयन के द्वारा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी दूसरी रिएक्शन बात करते हैं एमीन बनाने की, तो नंबर 2 पे लिखते हैं यहाँ पे कि एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन द्वारा, थोड़ी सी बेटा स्पीड रखनी है क्योंकि अगर थोड़ा स्लो चलेंगे तो चैप्टर पूरा हो नहीं पाता फिर एक क्लास में। बात करें एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से, देखो शब्द को पकड़ना है। अमोनी का मतलब अमोनिया, अमोनी शब्द का मतलब क्या है, अमोनिया NH3, और अमोनिया की अभिक्रिया किससे करवा दो, एल्किल हैलाइड से। किससे, एल्किल हैलाइड से। तो देखो रिएक्शन कैसे होती है, सिंपल सी है। एल्किल हैलाइड का मतलब RH, उस एल्किल हैलाइड की क्रिया मैंने किससे करवाई, अमोनिया से। अब मैंने कहा कि अभिक्रिया अगर इजीली समझनी है तो इनको लिखने का तरीका आना चाहिए। अमोनिया का मतलब NH3, इसको चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं HNH2, एक ही बात है, 3 हाइड्रोजन है तो मैंने क्या लिख दिया, HNH2, तो मैंने ये लिख दिया HNH2। अब देखो आप खुद समझ जाओगे कि एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ हमने करवाई, अमोनिया के साथ। तो यहाँ से H और यहाँ से X अलग हो गया, तो HX क्या हो गया, अलग हो गया। अब ये R इस NH2 के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, RNH2, प्राथमिक एमीन बन गया। अब इस अभिक्रिया में विशेष बात क्या है कि जो एल्किल हैलाइड होता है उसकी मात्रा ज़्यादा होने के कारण ये एल्किल हैलाइड वापस से इस प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया कर लेगा। एल्किल हैलाइड मतलब RX वापस से किसके साथ क्रिया करेगा, प्राथमिक एमीन के साथ। तो यहाँ से आपका X और यहाँ से एक H बाहर चला जाएगा, अर्थात -HX बाहर चला गया। अब ये R यहाँ पे जुड़ जाएगा तो RNHR क्या बन गया आपका, द्वितीयक एमीन। अब द्वितीयक एमीन से फिर से ये एल्किल हैलाइड क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो यहाँ से H और यहाँ से X, मतलब यहाँ लिख देते हैं RNR और R, 3 R जुड़ गए, प्लस आपका HX क्या हो गया, अलग हो गया। अब देखो आप सभी जानते हो कि नाइट्रोजन की सर्जकता 3 होती है। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है बेटा, 5 होती है। कितनी होती है, 5। अब 5 में से बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 हो तो 3 तो बंद बनाने में भाग ले लेता है और एक शेष इसके पास क्या रह जाता है, लोन पेयर। तो ये वापस से क्या करता है आपका नेक्स्ट स्टेप में कि एल्किल हैलाइड से क्रिया करेगा। तो उसमें ये कंपाउंड इस प्रकार का कंपाउंड बनता है RNRRR। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर त्याग करता है तो इस पे तो पूरे पे तो आ जाएगा प्लस का निशान और Cl-। अब समझना इसका मतलब क्या था कि हुआ क्या, एल्किल हैलाइड, RX का मतलब मैं ये लिख देता हूँ एल्किल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड की क्रिया आपने अमोनिया के साथ करवाई, इसका अमोनिया अपघटन किया, तो सबसे पहले आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। फिर उस प्राथमिक एमीन के साथ फिर से एल्किल हैलाइड क्रिया कर लेगा तो यहाँ पर आपको द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। और द्वितीयक एमीन फिर से द्वितीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, तृतीयक एमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तृतीयक एमीन। तो तृतीयक एमीन फिर से एल्किल हैलाइड के साथ जो क्रिया करके ये जो संरचना बनाती है, नाइट्रोजन से कितने जुड़े, 4, तो इसको बोलते हैं हम चतुष्क अमोनियम लवण। Cl जोड़ा तो क्लोराइड लिख सकते हो, चतुष्क अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। समझना क्या है, महत्वपूर्ण बात। रिएक्शन तो मुझे उम्मीद है आपको इजीली समझ में आ गई होगी। बिल्कुल माइंड क्लियर होना चाहिए
कि एल्किल हैलाइड की क्रिया जैसे ही अमोनिया से करेंगे तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तथा चतुर्थक अमोनियम लवण चारों का मिश्रण प्राप्त होता है। कंसेप्ट क्लियर। लेकिन यहाँ एक विशेष बात, अगर इस अभिक्रिया में अमोनिया को, जो अमोनिया है, अगर आपने उसको आधिक्य में लिया है, अगर इस अभिक्रिया में अमोनिया को क्या किया आपने, आधिक्य में लिया है, तो केवल आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। ये विशेष बात आपको ध्यान रखनी। जैसे समझाता हूँ, जैसे मैंने ये लिखा RX का मतलब एल्किल हैलाइड क्रिया किससे करवाई, अमोनिया, अमोनिया का मतलब NH3, और अमोनिया को आपने इस अभिक्रिया में क्या ले लिया, आधिक्य में। अब अमोनिया की मात्रा ज़्यादा है तो एल्किल हैलाइड बार बार क्रिया नहीं करेगा। तो सीधी सी बात है, इसी की तरह यहाँ से एक H और यहाँ से एक X, तो क्या अलग हो जाएगा, HX अलग हो गया, और एक H बाहर चला जाएगा तो NH2 बचेगा, तो R के साथ जुड़ जाएगा तो RNH2, तो क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। अब यहाँ आपको बात क्या माइंड में रखनी है वो समझ लो। यदि आपने अमोनिया को आधिक्य में लिया है, यदि आपने अमोनिया को आधिक्य में लिया है तो केवल उत्पाद क्या प्राप्त होगा, प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा। लेकिन नॉर्मली अगर आपने अभिक्रिया करवाई है या एल्किल हैलाइड ज़्यादा मात्रा में लिया है तो आपको प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुर्थक अमोनियम लवण चारों प्राप्त होंगे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद एमीन बनाने की दो विधियां और है, एक है साइनाइड के द्वारा और एक है एमाइड के द्वारा। सिंपल सा आप चेंज करना, 2 मिनट की बात है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट विधि बात करें एमीन बनाने के लिए, तो नंबर 3 पे अपने को याद रखनी है साइनाइड। साइनाइड का ही दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, नाइट्राइल। साइनाइड या नाइट्राइल के अपचयन द्वारा, और एक यही लिख लेते हैं अपना हो जाएगा कि एमाइड के अपचयन द्वारा, एमाइड के अपचयन द्वारा। बस बेटा यहाँ पर अंतर इतना ही है कि केवल हमें ये याद होना चाहिए कि हम कौन से अपचय का प्रयोग करते हैं। तो अगर साइनाइड या नाइट्राइल का अगर हमें अपचयन करना है तो हम अपचायक के रूप में वही निकिल प्लेडियम या प्लेटिनम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। अब देखो सीधी बात है कि अगर ये निशान तीर पे लिखा मिल जाए तो वहाँ हाइड्रोजन की भरमार है, हाइड्रोजन चाहिए उतने ले सकते हो। समझते एक सिंपल सा एग्जाम्पल, RCN एल्किल साइनाइड, क्या करना, अपचयन, तो अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे और किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिख दिया। अब सीधी सी बात है कि इसकी स्ट्रक्चर बनाए ढंग से समझें तो ये हो जाएगा RC≡N। अब देखो बेटा इसको समझो, RC≡N है तो इसके 2 बंध जो तोड़ दिए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो और 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड कर दो, आपका एमीन बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो सीधी सी बात है कितने हाइड्रोजन चाहिए, 4, तो 2s2 कितने हुए, 4। तो 2 हाइड्रोजन तो मैंने इस कार्बन के साथ जोड़ दिए और 2 हाइड्रोजन मैंने इस एमीन के साथ जोड़ दिए, तो किसका निर्माण हो गया, आपका प्राथमिक एमीन। अगर एक एग्जांपल समझना चाहें तो जैसे मैंने लिख दिया CH3C≡N और क्रिया करवा दी 2H2 से, वो अब इन दोनों में से जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया निकिल प्लेडियम या प्लेटिनम, तो सीधी सी बात है डबल बॉन्ड टूट जाएगा, कंडीशन क्या बनेगी, CH3CH2NH2। अब बेटा एक बात यहाँ पर आप समझना, ये है आपका मेथल साइनाइड, CH3CN को क्या बोलेंगे, मेथल साइनाइड। ये क्या आपका एथिल एमीन, एथिल एमीन। आपने शायद चैप्टर नंबर 11, 12 या 13 में एक पढ़ा होगा कि जैसे मेथिल एमीन से एथिल एमीन बनाओ, तो जहाँ पर भी कार्बन की संख्या में वृद्धि करनी होती है वहाँ पर हमें ये रिएक्शन काम में लेनी होती है, समझ लेना। क्योंकि देखो मेथिल से एथिल बन गया तो ये बिल्कुल माइंड में पुटअप होनी चाहिए कि ये रिएक्शन केवल यही नहीं आगे भी काम में आती है। जहाँ पर भी हमें
कार्बन में वृद्धि करनी है, वहां पर मैं उसको साइनाइड जोड़ के उसका फिर अपचयन करना होता है। अगली अभिक्रिया है एमाइड के अपचयन द्वारा। तो जो एमाइड के अपचयन में तो मुख्यतः जो अपचायक लेते हैं वो परबल लेना पड़ता है, और उसमें हम मुख्यतः यही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का प्रयोग करते हैं। अब जो समझो एमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, RC≡ONH2। इसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड, RC≡ONH2 एमाइड है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, अपचायक के रूप में क्या ले लिया मैंने, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि इसका अपचयन करो, ऐसे समीकरणें लिखी होगी और उत्पाद की पहचान करनी होगी, तो इनकी प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो सीधी बात है कि ये जल के अणु के रूप में बाहर जाएगा, ये ओ तो क्या होगा, जल के अणु के रूप में बाहर चले जाएगा, और 2H यहाँ जोड़ दो, 2 2 4, यहाँ मैंने 4 हाइड्रोजन लिख दिए। अब क्या होगा, 4 में से 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ गए और 2 इस O के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ये क्या आपका एमाइड और ये आपका क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। यहाँ एक विशेष बात और बता दूं कि R के स्थान पर कोई भी समूह लिखकर आप अभिक्रिया करवा सकते हो। R के स्थान पे कोई भी समूह लिखकर आप अभिक्रिया करवा सकते हो। तो इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो 4 तो ये थे अपने सिलेबस में, 5वीं अभी मैंने जस्ट पहले बताई थी आपकी 5वीं जो नेम रिएक्शन थी वो थी ग्रेबियल थैलिमाइड संश्लेषण। इससे भी प्राथमिक एमीन बनता है। 6ठी है आपकी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो ये दोनों नेम रिएक्शन है, तो दोनों नेम रिएक्शन को मैंने अलग से वीडियो बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इनके अलावा एक आप अलग से नेम रिएक्शन और याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया या इसी का दूसरा नाम होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। क्या लिखा है, आइसोसाइनाइड परीक्षण। और कंफर्म मान लेना कि इन तीनों में से एक नेम रिएक्शन है, आपको बोर्ड एग्जाम 2022 में मिल जाएगी। तो स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा आपका, एक है एमीन के भौतिक गुण। देखो एमीन के भौतिक एवं रासायनिक गुणों में काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो बात करेंगे एमीन के भौतिक गुण, स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं एमीन के भौतिक गुण। तो एमीन के भौतिक गुण में हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो एमीन की जल में विलेयता, दूसरा एमीन का क्वथनांक। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे बनते। देखो बात करें, टॉपिक है एमीन के भौतिक गुण। तो उसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे। पहले सबसे सिंपल बात करें तो हम किसकी बात करें, विलेयता। किसकी बात करें, विलेयता की बात करें। तो विलेयता का मतलब समझते हो, जल में विलेयता की बात है। तो देखो एक शब्द सुनना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं विलेयता से रिलेटेड। सीधी सी बात है कि अगर एमीन में यहाँ बनाऊँ, एमीन का मतलब RNH2, तो जल में वही कंपाउंड विलय होता है जो जल के अणुओं के साथ क्या बनाए, हाइड्रोजन बन। सीधी सी बात है। अगर प्रश्न आता है कि ये कंपाउंड जल में विलय और ये कंपाउंड जल में विलय नहीं है, तो अगर एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है तो वो जल में क्या हो जाएगा, जल में विलय। और यदि वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है तो वो जल में विलय नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि एमीन होता है वो प्राथमिक एमीन, एमीन होता है वो विशेषकर प्राथमिक एमीन जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, इस कारण से ये जल में विलय होता है। अब यहाँ पर भी एक विशेष बात है कि तीनों प्रकार के एमीन को हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ मैं कि एक तो गया RNH2, दूसरा गया RNHR और तीसरा गया NRR। अब देखो
प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। देखो प्राथमिक एमीन में 2 हाइड्रोजन है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेगा। तृतीयक एमीन में 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बंध बन जाएगा। लेकिन जो तृतीयक एमीन है उसमें हाइड्रोजन बंध है क्या? नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राथमिक एमीन जल में विलय है, द्वितीयक एमीन उससे कम विलय है, और तृतीयक एमीन जल में विलय नहीं होता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, एक पॉइंट तो ये था। दूसरा कि जैसे एक तो मैंने लिखा CH3NH2, एक लिखा मैंने CH3CH2NH2, एक लिख दिया मैंने CH3CH2CH2NH2। अब इनमें जल में कौन मिले? बस सीधी सी बात है कि ये क्या है, R। R का मान बढ़ेगा, एल्किल का मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बंध बनने में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे जैसे एल्किन के मान में वृद्धि होती है, जैसे जैसे एल्किल के मान में वृद्धि होती है, जल में विलेयता कम होती है। अर्थात इन तीनों की बात करें तो ये जल में सबसे कम विलेय, ये उससे ज़्यादा और ये उससे ज़्यादा। दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए विलेयता के लिए। पहली बात, जल में वही कंपाउंड विलेय होगा जो जल के साथ क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बंध। दूसरा, एल्किल समूह का मान, एल्किल समूह के आकार में वृद्धि होगी तो जल की में विलेयता में क्या होगी? कमी। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, लिखना कैसे, वो देखो हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ से अगर लिखना है तो हम इस तरह से एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे विलेयता के लिए कि प्राथमिक एमीन जल में विलेय होता है, प्राथमिक एमीन जल में विलेय होता है क्योंकि जल के साथ कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध, क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो आपसे पूछे एमीन जल में विलेय है तो बिल्कुल विलेय, एक ही आंसर है, जल के अणुओं के साथ, जल के साथ या जल के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट, एमीन की जल में विलेयता का क्रम, एमीन की जल में विलेयता का क्रम। अब देखो RNH2, दूसरा RNHR, तीसरा RNRR। कौन सा एमीन है? ये प्राथमिक एमीन का मतलब 1 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन का मतलब 2 डिग्री एमीन, और तृतीयक एमीन का मतलब 3 डिग्री एमीन। तो सीधी बात है कि इसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है तो बंध बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो प्राथमिक एमीन जल में ज़्यादा विलेय होगा, द्वितीयक एमीन उससे कम विलेय होगा, और तृतीयक एमीन सबसे कम विलेय। अब क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि तृतीयक एमीन जल में विलेय नहीं होता है क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो हाइड्रोजन बंध बनाएगा कहाँ से? कंसेप्ट की बात क्लियर है। अब एक चीज और, तो प्रश्न ऐसा बन जाएगा कि प्राथमिक एमीन जल में विलेय होता है जबकि तृतीयक एमीन जल में विलेय नहीं होता है, क्यों? तो आंसर आप यहाँ से लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन अगर हमें लिखनी है तो हम लिख सकते हैं, एक और बात बनती है कि एल्किल समूह के मान में वृद्धि होने पर, एल्किल समूह के मान में वृद्धि होने पर विलेयता घटती है। विलेयता क्या होती है? घटते। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ समझा रहा हूँ, एक तो मैंने लिख दिया CH3NH2 मैथिल एमीन, एक मैंने दिया CH3CH2NH2 एथिल एमीन, एक मैंने दिया CH3CH2CH2NH2। ये क्या हो गया? एन प्रोपिल एमीन। तो इसका नाम क्या हो गया? मैथिल एमीन, इसका नाम एथिल एमीन, और इसका नाम क्या हो गया? एन प्रोपिल एमीन। तो कार्बन की संख्या जितनी, जो क्वथनांक और विलेयता में अंतर है, क्वथनांक तो उसका ज़्यादा होगा जिसकी कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी, जबकि विलेयता में जस्ट इसका उल्टा। तो अगर इन तीनों की बात करें तो सबसे अधिक कौन सा हो गया?
ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका, जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपका, वो विशेष बात आपको ये याद रखनी है। इन तीनों की बात हो गई। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा बनेगा यहाँ पे कि प्राथमिक एमीन जल में विलय होता है जबकि तृतीयक एमीन जल में क्या होगा, विलय होता है। क्यों? तो ये क्वेश्चन अच्छा बन गया। तो ये तो बात हमने किससे रिलेटेड की थी, एमीन के भौतिक गुणों में विलेयता। और विलेयता के लिए सीधी सी बात है, जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाएगा वो जल में विलय होगा। इस कारण से प्राथमिक एमीन विलय होता है और तृतीयक एमीन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इस कारण से जल में विलय नहीं होता है। और एल्केन समूह के मान में वृद्धि होने पर विलेयता क्या होगी, घटती है, क्योंकि आकार बड़ा होगा तो हाइड्रोजन बंध बनाने में परेशानी होती है। तो ये बात हमने किसकी की, विलेयता। ये इसके लिए नहीं है, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आप, अगर जल में विलेयता की बात करेंगे तो ये बात हमने पढ़ी है, वो सब पे लागू होगी। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट आता है क्वथनांक। इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात। इसके बाद अब हम लेते हैं एमीन के भौतिक गुण में दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक, क्वथनांक। तो क्वथनांक की क्वेश्चन दो प्रकार के बनेंगे। एक तो बनेंगे आपके तुलना पे कि किसका क्वथनांक अधिक होता है और किसका क्वथनांक कम होता है। और दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखो यहाँ पे हम बात करें, देखो क्वथनांक में एक क्वेश्चन तो यहाँ बनेगा कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन की तुलना में एमीन का क्वथनांक ज़्यादा होता है। किसका? एमीन का। लेकिन एमीन का क्वथनांक एल्कोहल से कम होता है। ये क्वेश्चन दूसरा बन जाता है। तीसरा, प्राथमिक तृतीयक एमीन में प्राथमिक एमीन का क्वथनांक अधिक होता है और तृतीयक एमीन का कम होता है। तो ये सब बातें जब तुलना पे आधारित है तो वहाँ पहली शर्त है कि उसका अणुभार क्या होना चाहिए, समान। दो बातें आप अपने माइंड में क्लियर कर लेना कि जो क्वथनांक होता है, ये तो सिंपल सी बात है कि पिछले वाले चैप्टरों में बोलेगी क्वथनांक समानुपाती अणुभार। अणुभार का मतलब कार्बन की श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला में वृद्धि होगी तो अणुभार के मान में वृद्धि होगी, तो क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी। जैसे इसी का अकॉर्डिंग समझना चाहें कि CH3NH2 और CH3CH2NH2 दोनों में किसका क्वथनांक अधिक है, क्वथनांक की बात है। तो सीधी बात है, इसमें एक कार्बन की श्रृंखला और इसमें दो कार्बन की श्रृंखला, तो जिसका अणुभार ज्यादा और उसका क्वथनांक ज्यादा, तो सीधी बात है इसका अणुभार ज्यादा होगा। किसका? एथिलेमीन का। तो इसका क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट, नॉर्मल जो पॉइंट है कि जो क्वथनांक होता है वो पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जितनी ज्यादा साइड चेन निकली होगी उसके क्वथनांक का क्रम उतना कम होगा। जैसे एग्जांपल अगर समझना चाहें तो जैसे एक तो मैंने लिख दिया CH3 CH2 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 NH2, ये तो क्या हो गया आपका N ब्यूटिल एमीन। दूसरा CH3 CH2 CH CH3 NH2, ये क्या हो गया आपका द्वितीयक ब्यूटिल एमीन। तो साइड चेन निकल गई, साइड में चेन आ गई तो क्वथनांक में कमी। लेकिन ये बात कब है, जब अणुभार क्या हो, समान। ये तो नॉर्मल कंसेप्ट के क्वेश्चन थे जो किसी भी टॉपिक, चाहे एमीन की बात नहीं है, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 और 13 चारों पे लागू होगी कि अणुभार में वृद्धि तो क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी, और अणुभार जब समान हो और पार्श्व श्रृंखला निकली हो तो क्वथनांक में कमी होगी। अब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो समझना। 3-4 चीज़ें लिख रहा हूँ कि पहला पॉइंट है कि देखो, जब अणुभार समान तब बात कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन। जो हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड और कीटोन, और यहां लिख दिया मैंने एमीन। तो इनकी तुलना में ये कब बात लागू होती है, जब अणुभार समान हो। क्वेश्चन क्या आएगा कि हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन की तुलना में
समान अणुभार वाले एमीन का क्वथनांक अधिक होता है क्यों? तो पहली बात तो आपकी कंसेप्टली बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनकी तुलना में किसका क्वथनांक अधिक होता है? एमीन का। अब क्या होता है कि जो एमीन का जो प्राथमिक एमीन होते हैं उसके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होता है, और हाइड्रोजन बंध होगा तो उसको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो क्वथनांक अधिक होगा। तो सीधी सी बात है, क्वथनांक वाली बात में भी आपको हाइड्रोजन बंध याद रखना है कि इनकी तुलना में एमीन का क्वथनांक अधिक होता है। सीधी सी एक ही बात है, क्योंकि एमीन में कौन सा बंध पाया जाता है? कौन सा बंध? हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्लियर है? लेकिन अब यहाँ एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि एमीन से ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है? एल्कोहल का होता है। एमीन से ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? एल्कोहल का। अब बेटा एल्कोहल में भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो बात बनी कि इन दोनों में एल्कोहल का ज़्यादा क्यों होता है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इनकी तुलना में किसका अधिक है? एमीन का। एमीन की तुलना में किसका अधिक है? एल्कोहल का। अब इसका रीजन समझाता हूँ, समझना। एमीन में क्रियात्मक समूह NH2 होता है, एल्कोहल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। अब देखो, एमीन में क्रियात्मक समूह में कौन सा परमाणु है? नाइट्रोजन परमाणु। एल्कोहल के क्रियात्मक समूह में कौन सा परमाणु है? ऑक्सीजन परमाणु। आपने एक शब्द नाम सुना होगा, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता। इस एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु है इसकी विद्युत ऋणता का मान कितना होता है? 3। और एल्कोहल में जो ऑक्सीजन है उसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान कितना होता है? 3.5। अब एक बात क्लियर कर लेना, एक शब्द समझा दूं, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता समानुपाती तत्व की विद्युत ऋणता। मुझे लगता है टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपका। तत्व की विद्युत ऋणता मतलब क्या हुआ कि जिस तत्व की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन बंध उतना ही प्रबल होगा। साफ बात है कि जिस तत्व की विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी उसमें हाइड्रोजन बंध उतना ही प्रबल होगा। तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5 और नाइट्रोजन की 3। तो एल्कोहल में जो हाइड्रोजन बंध बनता है इस ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता के कारण उसकी प्रबलता एमीन वाले हाइड्रोजन बंध से ज्यादा होती है। इस कारण एल्कोहल का क्वथनांक होता है समान अणुभार वाले। ये बात क्लियर है, समान अणुभार वाले। इस कारण से एल्कोहल का क्वथनांक एमीन से अधिक होता है। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो कंसेप्ट भी तो क्लियर हो गया कि एमीन और एल्कोहल में किसका अधिक होगा? एल्कोहल का, क्योंकि एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कार्बन की तुलना में अधिक होती है, जिसके कारण प्रबल हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इनकी तुलना में किसका अधिक होता है? एमीन का। क्वेश्चन ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आंसर क्या लिखना है वो लैंग्वेज के रूप में लिख देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, एल्कोहल का क्वथनांक, एल्कोहल का क्वथनांक एमीन की तुलना में अधिक होता है। एल्कोहल का क्वथनांक एमीन की तुलना में अधिक होता है क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन परमाणु से अधिक होती है। ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन परमाणु से अधिक होती है, जिससे एल्कोहल में प्रबल हाइड्रोजन बंध बनते हैं, जिसे तोड़ने के लिए
अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कारण से किसका अधिक हो जाएगा? एल्कोहल का अधिक होगा। लिखना चाहते शॉर्ट में लाइन में लिख दो कि ROH का क्वथनांक किससे अधिक है? RNH2 से। क्लियर है? क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहां पे एक चीज और पूछ रहा हूं मैं आपसे शॉर्ट में कि आपसे ये पूछा जाए जब अणुभार समान हो तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में किसका क्वथनांक अधिक होगा? देखो, समान अणुभार होने पर क्या लिखा है? समान अणुभार होने पर 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन किसका अधिक होगा? कमेंट्स में जल्दी से कमेंट्स में देना बेटा इसका आंसर। तो सीधी सी बात है कि 3 डिग्री एमीन में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा, और हाइड्रोजन बंध नहीं बनेगा तो क्वथनांक में क्या होगी? कमी होगी। तो ध्यान रखना, समान अणुभार होने पर प्राथमिक एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 3 डिग्री। काफी इंपोर्टेंट बात है बेटा, क्वेश्चन काफी अच्छे बनेंगे कि समान अणुभार है तो प्राथमिक एमीन का क्वथनांक सबसे अधिक होगा, द्वितीयक एमीन का उससे कम होगा और तृतीयक एमीन का सबसे कम होता है। तो ये टॉपिक आपका मैंने क्या कंप्लीट करवाया यहाँ पे क्वथनांक का, काफ़ी इजीली तरीके से इसको समझा दिया और बिल्कुल बार बार रिपीट करके ये दिमाग में, माइंड में फिट बैठ जाए। तो इसके बाद ये तो था इसके भौतिक गुण। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो एमीन हम पढ़ते हैं, एमीन एक क्षार की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? क्षार की तरह। इस कारण से इसकी क्षारीयता का क्रम से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम बात करें एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण आपने एल्कोहल फिनॉल पढ़ा था, वहां पर आपने पढ़ा था उनके अम्लीय गुण, लेकिन एमीन क्षारीय प्रकृति दर्शाता है, इसलिए हम कौन सी प्रकृति की बात करेंगे? क्षारीय गुणों की बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट हम ये लिखते हैं कि क्षारीय प्रकृति। अब पहले तो इसका रीजन समझते हैं कि एमीन क्षारीय प्रकृति क्यों दर्शाता है। देखो सीधी बात है कि एमीन आप बनाते हो तो एमीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? RNH2। क्या लिखा है? RNH2। तो नाइट्रोजन है। अब जो आप सब जानते हो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिया, एक एल्किल समूह के साथ बंध बना लिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में काम में आ गए। तो शेष कितने बच गए? 2। तो 2 का मतलब ये ऊपर शेष बच गए। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते उसको आप क्या बोलते हो? लोन पेयर। तो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर ये क्या होता है? एक लोन पेयर होता है LP, जिसको नॉर्मली लिखना चाहे तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो जिन यौगिकों में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है वो अपना लोन पेयर का त्याग करेगा, और जब वो लोन पेयर का त्याग करता है तो उसी प्रकार वो कौन सी प्रकृति रिप्रेजेंट करेगा? क्षारीय प्रकृति। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति। सीधी बात है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एमीन को लुईस क्षार कहा जाता है। एमीन को लुईस क्षार कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है जो उसका दान करता है, इस कारण से इसको बोलते हैं लुईस क्षार। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एमीन को हम लुईस क्षार क्यों कहते हैं। चल गया? एमीन को हम लुईस क्षार क्यों कहते हैं? तो बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि एमीन में क्या उपस्थित होता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस कारण से एमीन को हम क्या बोल सकते हैं? लुईस क्षार बोल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी क्षारीयता की तुलना करें तो सबसे मेन क्वेश्चन तो बनेगा कि ये जो एमीन बना है वो अमोनिया से बना है। तो यहाँ 3 कंपाउंड लिख रहा हूँ, उसको आप समझना। एक तो मैंने लिखा RNH2, यह तो हो गया एल्किल एमीन। दूसरा हो गया अमोनिया। तो एल्किल एमीन, अमोनिया, और एक ले लेते हैं एरिल एमीन।
और एरिल एमीन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप जानते हो एनिलीन होता है। पहला क्वेश्चन तो आपका ये बनेगा कि इन तीनों में अधिक क्षारीय कौन सा होता है, कम क्षारीय कौन सा होता है, या दोनों की तुलना पे आधारित क्वेश्चन आएगा। वो सब मैं यहाँ पे एक साथ करवा रहा हूँ। जो समझो कि अमोनिया है, अमोनिया से एक H हटा के R जोड़ दिया तो एल्किल एमीन क्या बन गया आपका, एल्किल एमीन। और उस H के स्थान पर बेंजीन वाले अर्थात एरिल समूह जोड़ दिया तो एरिल एमीन बन गया। इस एरिल एमीन का पर्टिकुलर नाम हम क्या लिखते हैं, एनिलीन, और ये बन गया अमोनिया। क्वेश्चन क्या आता है वो सुन लेना। एग्जाम्पल में दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि एल्किल एमीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अमोनिया और एल्किल एमीन में, क्वेश्चन नंबर 1 तो इन दोनों के बीच का, और दूसरा कि एनिलीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन होता है। अब सुनना बेटा, एमीन में क्षारीय गुण किसके कारण होते हैं, लोन पेयर के कारण। ये इस लोन पेयर का त्याग करता है। अब सिद्ध सी बात है कि नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा, नाइट्रोजन पर जब इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो ये आसानी से इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर पाएगा। सीधी बात है कि जेब में पिस्सा ज्यादा वजन ज्यादा पर दान कर सका, लेकिन आजकल उल्टी हुआ है कि जितन जितो ज्यादा अनुभव तो ज्यादा कंजूस हो गए। तो सीधी सी बात है कि नाइट्रोजन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा ये उतनी आसानी से अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा और इसकी प्रकृति उतनी अधिक क्षारीय होगी। अब आपने पहले वाली चैप्टर की ऑनलाइन क्लास से ली होगी, आप सभी जान क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो आर होता है एल्किल, आपका जो आर होता है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। आर कौन सा, प्लस आई प्रभाव दर्शाएगा। और आपकी जो बेंजीन वाले अर्थात जिसको आप फेनिल बोलते हो, एरिल समूह बोलते हो, AR एरिल, ये कौन सा प्रभाव दर्शाती है, माइनस आई प्रभाव। प्लस आई प्रभाव का मतलब क्या होता है, बंद के इलेक्ट्रॉन अगले की ओर विस्थापित होंगे, वो अपने बंद के इलेक्ट्रॉन अगले को देते हैं। तो एल्किल समूह कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस आई। तो प्लस आई के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे। और एनिलीन में क्या होता है, बेंजीन वाले हो गई, एरिल का मतलब बेटा बेंजीन ही है। तो ये कौन सा प्रभाव दर्शाती है, माइनस आई। और माइनस आई प्रभाव वाले क्या करते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेंगे। अब समझना बड़ा क्वेश्चन, अमोनिया नॉर्मल कंडीशन है बीच की, इस पे मैंने एल्किल जोड़ा तो आर क्या कर रहा है, प्लस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि आर अपना बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जा रहा है, नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है, निशान इधर लगाया है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। इस कारण से एल्किल एमीन और अमोनिया में अधिक क्षारीय कौन होता है, एल्किल एमीन। अब यहाँ जाओ, ये क्वेश्चन हो गया दूसरा। अमोनिया और एनिलीन की बात करें तो एनिलीन में जो एरिल समूह बेंजीन वाले होती है या फेनिल समूह बोल दो, ये बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है और अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आएगी और कमी आएगी तो ये अपना लोन पेयर नहीं दे पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, अमोनिया और एनिलीन में अधिक क्षारीय कौन होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया और एनिलीन में अधिक क्षारीय कौन होगा, अमोनिया। दोनों के क्वेश्चन बनते हैं, मैं दोनों क्वेश्चन आपको यही करवा रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे कि समझ में आ जाए कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्किल एमीन, एल्किल दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होता है। तो इसका जो सीधा सा रीजन आपको एक बार इसकी स्ट्रक्चर बना के दिखा देनी, जैसे RNH2 और अमोनिया, अमोनिया को भी ऐसे बना दो HNH2, ये आपका अमोनिया, ये आपका एल्किल एमीन। अब एल्किल एमीन कौन सा प्रभाव दर्शाती है, प्लस आई। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ, नाइट्रोजन परमाणु की ओर विस्थापित होंगे। तो इसको यहाँ एक ही बात याद रखनी है कि कौन अधिक क्षारीय होगा, एल्किल एमीन। तो सीधे लिखोगे कि एल्किल एमीन में एल्किल समूह है,
एल्किल समूह को किससे रिप्रेजेंट करते हो? आर वैलेंस से। एल्किल समूह है प्लस आई प्रभाव दर्शाने के कारण एल्किल समूह, एल्किल एमीन में एल्किल समूह है के प्लस आई प्रभाव दर्शाने के कारण नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है। और अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो केवल हाइड्रोजन जुड़ा है, वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण एल्किल एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए बात। अब आ जाओ यहाँ पे कि एनिलीन को आप बोल सकते हो एरिल एमीन, सुन लेना क्योंकि कभी कभार कंफ्यूजन हो जाए। एरिल एमीन या एनिलीन अमोनिया से अधिक क्षारीय, मतलब कम क्षारीय होता है। क्यों? तो क्वेश्चन क्या लिखेंगे कि एरिल एमीन या क्या लिख सकते हो एनिलीन। एरिल एमीन अमोनिया से कम क्षारीय होते हैं। क्यों? बड़ा दो रीजन है। एक तो ये माइनस आई प्रभाव कि जो एरिल समूह में कौन सा प्रभाव दे सर, माइनस आई प्रभाव। दूसरा जो इस एनिलीन पे जो लोन पेयर होता है वो बेंजीन वाले के साथ अनुनाद में भाग ले लेता है। अब जब अनुनाद में भाग ले लेगा तो बंद लोन पेयर देने के लिए बचेगा ही नहीं, इस कारण से इसकी क्षारीयता कम होती है। पहला पढ़ने के हो गया। तो पहले तो ये स्ट्रक्चर बना के समझानी है आपको कि ये NH2 लोन पेयर जैसा दिया, ये बेंजीन वाले, और यहाँ आपने बना दिया NH3। अब सीधी बात है कि इसमें बेंजीन वाले जो एरिल समूह होता है वो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, जिसके कारण इसकी क्षारीयता कम हो जाएगी और अमोनिया की ज़्यादा हो जाएगी। अब इस लाइन को क्या लिखना है कि एरिल एमीन में एरिल समूह है, एरिल एमीन में एरिल समूह है, कॉस्ट में लिख सकते हो C6H5। एरिल एमीन में एरिल समूह है के माइनस आई प्रभाव के कारण। अब माइनस आई का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी। इस पर फोकस इसलिए करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एरिल एमीन में एरिल समूह के माइनस आई प्रभाव के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाती है। एक पॉइंट तो ये ले सकते हो। दूसरा पॉइंट नंबर 1, दूसरा एनिलीन या एरिल एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु पर जो लोन पेयर होता है वो अनुनाद में भाग ले लेता है। जब अनुनाद में भाग ले लेगा तो वो देने के लिए शेष कहाँ रहेगा? तो दूसरा लिख सकते हैं कि एरिल एमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर को क्या बोलते हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो एरिल एमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर अनुनाद में भाग ले लेता है। अब भाग ले लेगा तो फिर ही नहीं बचेगा। इस कारण एरिल एमीन या क्या बोल दो आप एनिलीन, किसी से कुछ भी पूछ सकता है। इस कारण एरिल एमीन या एनिलीन अमोनिया से कम क्षारीय होते हैं। तो काफ़ी स्लो, थोड़ा सा धीरे लिखा है इसको कि इजीली बात क्लियर आ जाए। हाँ, ये क्वेश्चन भी मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि एमीन को क्या बोलते हैं? लुईस क्षार।
एमीन को क्या कहते हैं, लुईस चार, क्योंकि एमीन के पास क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। हाँ, इन तीनों का क्रम भी पूछ लीजिए। अब आपसे अगर ये पूछा जाए तो एल्किल एमीन और एनिलीन में अधिक क्षारीय कौन सा होगा, तो इनमें तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कौन होगा, एल्किल एमीन। तो स्क्रीनशॉट। तो यहां कंफ्यूजन काफी था। इसके बाद वो एमीन की जो क्षारीयता वाला जो क्रम है, इसमें आपके प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होता है, कौन कम क्षारीय होता है, एक ये क्वेश्चन अच्छा बनता है। एक एथिलेमीन और मेथिलेमीन में अधिक क्षारीय, तो एमीन की जो क्षारीयता वाला क्रम है, ये तो इजी क्वेश्चन तो हो गए। इसके अलावा इसमें काफ़ी और क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसके अलावा एक ही क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनिलीन की अनुनादी संरचना, क्योंकि अनुनादी संरचना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है। और हर चैप्टर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर है 10, 11, 12, 13, इन चारों में एक या दो कंपाउंड ऐसे जिनकी अनुनादी संरचना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पोर्शन इसका बचता है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा, हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन में आप अंतर कैसे करोगे, ये पोर्शन तो एमीन का है। इसके बाद इसमें एक अलग कंपाउंड आता है बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन या एजोटिकरण बोलते हैं। तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण का निर्माण कैसे होता है, उसके रासायनिक समीकरण है। तो काफ़ी और पोर्शन इसका शेष है, एक दिन की क्लास में हो नहीं पाएगा। तो आज की क्लास हम ये समाप्त कर लेते हैं, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है। और अगली क्लास के अंदर इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। और साथ में जो इसके कुछ पर्सन बनते हैं, क्योंकि टाइम इसलिए लग जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन करवाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इनके इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सब की बात हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कुछ नेम रिएक्शन है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने डाल दिया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज की क्लास यही समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।